मैच भी कर रहे हैं ना। देखो पहली में पास है पहली और पास है पराबैंगनी, दा से दूसरी और दा से दृश्य। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स 12th के जो चैप्टर है परमाणु और नाभिक, मींस एटम्स एंड न्यूक्लियाई, उसके न्यूमेरिकल। तो क्या होगा, दोनों चैप्टर में ज्यादा न्यूमेरिकल तो आते नहीं है, जिस जिस टाइप के भी मोस्टली न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो हम सब टाइप के न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आए। तो क्या होगा, अगर बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आएंगे तो यहीं से आएंगे, इससे अदर कोई भी न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा। तो क्या है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, और मैंने पहले भी बोल दिया था कि मोस्टली इन चैप्टरों से क्या है, थ्योरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इस टाइप का आएगा। तो क्या करते हैं, हम एक एक करके न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। करने का तरीका आपको पता है ऑलरेडी कैसा होता है। करने का तरीका तो आपको पता है ना। पहले आप क्या करते हैं, वैल्यू को नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले कर रहे हैं हम किसके, पहले कर रहे हैं हम परमाणु चैप्टर के न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद करेंगे नाभिक के। अब यहाँ पे बड़े उसने क्या बोला है, हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु जेड वेड तो पता है ना। हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक क्या होता है हाइड्रोजन का, आपको पता है, फर्स्ट नंबर पे आता है, जेड बराबर 1 होता है। और परमाणु हाइड्रोजन की बात चलेगी यहाँ पे, तो जेड कितना हो जाएगा, इसके लिए 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु की उत्तेजन अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है उसने। क्या बोला उसने, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकालना है। क्या निकालना है, कोणीय संवेग। उसने ये भी बताया है, जो आपने फॉर्मूला देखा था कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो इतनी होती है, राइट। क्या उसने बोला है, यही द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एक्सटेट, क्या स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। और उसने बोला है कि एंगुलर मोमेंट क्या है, डिफाइन करना है। और उसने बोला है कि एन, जो एन भी वो होती है, तो उसकी एनर्जी इतनी है। तो क्या है, आपको पता है, पहले जो दिया है वो नोट कर लो आप। क्या दिया उसने, एनर्जी दी है। क्या दी है उसने, एनर्जी दी है। एनर्जी कितनी दी है, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। आपको डिफाइन क्या करना है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग डिफाइन करना है, तो सी बात है, आपको कोणीय संवेग डिफाइन करना है। कोणीय संवेग, इसे हम क्या कर देते हैं, जैसे दिखा देते हैं, इसे दिखा देते हैं, जैसे दिखा देते हैं एंगुलर मोमेंट। आपको क्या करना है, डिफाइन करना, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसका एक सिंबल और भी है, आप तो टेंशन मतलब जैसे दिखा दो। ये हो गया, ये डिफाइन करना है। उसने nवीं कक्षा की एनर्जी यहाँ पे बताई हुई है। तो सीधी सी बात है, आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको पता है एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो nवीं कक्षा का क्या होता है, आपको पता है कि माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। क्या होता है, एन स्क्वायर। कोई दिक्कत, वैसे तो ये एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर होता है। क्या होता है, एन स्क्वायर, ऊपर जेड स्क्वायर होता है और नीचे एन स्क्वायर। ये होता है माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी का यूनिट है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन के परमाणु के लिए जेड बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए हमारी ये आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करो, आप वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। वैल्यू पुट कर दोगे ना, आपको पता है ये दे रखा है एनर्जी की वैल्यू, यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू कितनी है, ये क्या है, ये है। तो क्या है, माइनस का 3.4 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये भी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे भी माइनस के 13.6, ठीक है। और ये भी हमारा क्या है, एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा अपना, और यहाँ पे माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल होगा। आपको एन निकालना है, जिसको निकालना है उसे एक साइड कर लो, एन अपना ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, ये एक्सचेंज करना तो आता है ना। तो यहाँ पे होगा 13.6 अपॉन हमारे पास है 3.4। आपको पता है पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा। आप करोगे, देखो अगर हम करें कितनी बार जा रही है, 4 से कर लो ना, कितना होगा, 4 चौक 16, 6 और 4 3 12 और 1 13, तो 4 बार जा रही है ना। तो कितनी बार कैंसिल हो गया, 4 बार कैंसिल हो गया। तो एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई,
4 आ गई। अगर आप क्या करोगे, स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड रूट जाएगा, तो n कितना आ गया, 2 आ गया। कोई दिक्कत? ये तो आपको पता है, जो दिया है फॉर्मूला लगाओ। क्या करते हैं अपने, जो दिया है उसे नोट कर लो और जो भी पूछा है उसका फॉर्मूला आप लगा दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। कोणीय संवेग पूछा है, n मिल गया, क्या मिल गया, n मिल गया। कोणीय संवेग कितना होता है अपना, n h अपॉन 2 पाई, यही होता है ना, n h अपॉन 2 पाई। अब आपके पास यहाँ पे बस वैल्यू लगा दी। हमें ये कैसा क्वेश्चन है आपको पता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, सब चीज डायरेक्ट नहीं दे रखी। पहले आपने एनर्जी की हेल्प लेके n निकाला और फिर आपने कोणीय संवेग, क्योंकि आपको पता है कोणीय संवेग निकालने के लिए h की जरूरत तो होती नहीं, क्योंकि h सबको पता होता है कांस्टेंट होता है। 2 भी नंबर है, कांस्टेंट है। पाई भी क्या है, 22/7 एक नंबर है, कांस्टेंट है। n की जरूरत होती है, क्या होती है, n की जरूरत। तो n उसने डायरेक्ट नहीं बताया, ऊर्जा दी, ऊर्जा से n निकाल लिया। ये आप समझते हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अब क्या करोगे आप, अब आपको कुछ भी नहीं करना, सबकी वैल्यू रखनी है। n की वैल्यू कितनी है, 4 है। h की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 होती है, ठीक है। और यहाँ पे 2 हो गया। पाई की वैल्यू होती है 3.14 होती है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 पॉइंट यहाँ पे, ये तो आप कैंसिल कर देंगे। और ये क्या है अपना, 2 से अपना 2 कैंसिल हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा अपना, 663 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन नीचे कितना बचेगा, 314। पढ़े लिखे समझदार बच्चे हो, इसे तो इतना डिवाइड कर ही सकते हो। अप्रॉक्स कितनी बार जा रहा है, पहले तो 2 ही बार जा रहा है ना, 300 कितना हो जाएगा, 328 हो जाएगा। 314 को करोगे तो 628 नहीं हो जाएगा, 2 बार जा रहा है, 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा इसका आंसर। इतना आप कर सकते हो। क्लियर, समझ आया? चले आगे, चलो आगे देखो क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझेंगे अच्छे से। उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि हाइड्रोजन के प्रथम बोहर कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तृतीय बोहर कक्षा की त्रिज्या निकालिए। आपको याद होगा, क्या याद होगा, आपको याद होगा, इस तरह से हमारी कक्षाएं होती हैं। ये न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, ये पहली कक्षा और दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, ऐसी तो होती है ना। अब आपको पता है सेंटर से लेके यहाँ तक जो ये होता है, ये क्या बोलते हैं आप, रेडियस। इसकी ये भी क्या होगी, रेडियस। ये माना पहली कक्षा की है तो R1 रेडियस, ये दूसरी कक्षा की R2 रेडियस, ये तीसरी कक्षा की R3। क्लियर, किसी को दिक्कत? अब उसने यही दिया, देखो प्रथम बोहर कक्षा की त्रिज्या उसने दे दी और तीसरे की पूछी है, प्रथम की दे दी, तीसरे की पूछी है। तो सीधी सी बात है, आप पहले तो जो दिया है वो नोट कर लो। तो क्या है यहाँ पे, R1 की वैल्यू उसने दे रखी है 0.5 एंगस्ट्रॉम। किसी को कोई दिक्कत? आपको पता है क्या निकलवाया उसने, R3 को उसने डिफाइन कराया है। कोई दिक्कत यहाँ पे? आपको पता है पहली कक्षा है तो N1 कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तीसरी कक्षा है तो N3 बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब इस टाइप का सवाल होता है तो आप उसको 2 फॉर्मूले में बनाया करो, क्योंकि यहाँ पे भी रेडियस की बात चल रही है, यहाँ पे भी रेडियस की बात चल रही है। तो यहाँ पे भी देखो, पहले आप भूल जाओ कि तीसरी कक्षा की बात चल रही है, पहले आप पहली कक्षा पे रहो बस। तो हमें पता है पहली कक्षा की त्रिज्या ये दे रखी है, n का मान ये दे रखा है, फॉर्मूला लगा दे फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, R1। अब देखो पहले मैं बिल्कुल क्लियर लिखता हूँ, यहाँ पे 0.5 ऐसे लिखते हैं ना अपने, याद है। और यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, n स्क्वायर अपॉन नीचे क्या होता, z। और क्या होता है, ये किस में आती है, इसकी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आती। और हम ये भी कर सकते हैं 0.53 ऐसे भी बोलता हमें कि 0.53 कर लो, 3 भी कर लोगे तो भी कोई बात नहीं है, मतलब खाली 5 कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ आ गया? बताओ मुझे। अब क्या करो, आपको पता है किसकी बात चल रही है, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की बात चलोगे, z बराबर 1 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया ना। तो क्या बचा, ओनली n स्क्वायर। अब क्या है देखो, ये 1 है तो मैं उससे लगा दिया था,
यहाँ पे देखो R1 की बात चल रही है तो यहाँ पे क्या लिख लोगे आप 1 लिख लोगे, यहाँ पे n क्या लिख लोगे 1 लिख लोगे। इसका क्या की बात कंप्लीट हो गई। अब इसकी आ जाओ, इसमें क्या होगा, इस ऑर्बिट में क्या करोगे R3, क्या R3, तो क्या होगा यहाँ पे R3 और यहाँ पे क्या होगा आपको पता है ये तो कांस्टेंट ही है, ये तो कांस्टेंट ही है, नंबर तो इतना ही रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना N3 का स्क्वायर है और ये तो इसका यूनिट है एंगस्ट्रॉम। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, वैल्यू लगा दूं, वैल्यू लगा दूं। यहाँ पे देखो R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप पहले वैल्यू रख के फिर सॉल्यूशन कर दो या आप पहले सॉल्यूशन करके फिर वैल्यू रख दो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं कहता हूं कि आप फॉर्मूले को सॉल्व कर लिया करो, वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो थोड़ा इधर उधर करने में दिक्कत आती है। तो पहले हम दोनों फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं, जो निकालना होता है उसे हमेशा ऊपर रखो, आप जो दिया है उसे नीचे रखो, ठीक है। तो इसे क्या मान लिया आपने, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया करो और इस इक्वेशन इस तरह से इसको सेकंड मान लिया। तो क्या करोगे, आपको 3 निकालना है ना, तो 3 को आप ऊपर लोगे और फर्स्ट को आप नीचे लोगे। तो कहने का मीन्स ये है 2 डिवाइड बाई फर्स्ट, 2 डिवाइड बाई फर्स्ट। आपको पता है इस साइड वाले को इस साइड से डिवाइड कर दोगे और इस साइड वाले को इस साइड से। तो R3 किससे डिवाइड होगा, R1 से, R1 से, और ये वाला किससे डिवाइड होगा, इससे। तो क्या होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, कितना N3 का स्क्वायर। क्लियर, बताओ मुझे कोई दिक्कत। यहाँ पे ये 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, N1 का स्क्वायर। देखो मैं चाहता तो एक जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, उन्हें पता है ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, R किस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर पे। तो हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि R क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के। तो हम जब दो में रिलेशन निकालते हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं कि यहाँ पे R3 हो गया, यहाँ पे R1 हो गया, यहाँ पे N3 हो गया और यहाँ पे N1 हो गया। लेकिन ये किसके लिए है, जो टैलेंटेड वाला के, लेकिन ये किसके लिए है, जो वीक वाला के। तो उसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको समझा के करना है। इससे ये हमारा चला गया ना। तो यहाँ पे क्या बचा, R3 अपॉन और N3 का स्क्वायर अपॉन, बताओ कोई दिक्कत। अब आपको 3 निकालना तो 3 को रहने दो, R1 को उधर ले जाओ, बहुत ही बढ़िया, तुम मुझे समझदार भी लग रहे हो। क्या होगा, N3 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर इंटू में चला जाएगा R1, बताओ कोई दिक्कत। अब वैल्यू रख दो बस, 3 की वैल्यू आपको पता है, तीसरी कक्षा है तो N, अरे 3 तो आएगा, 3 का स्क्वायर। पहली कक्षा है तो आपको पता है 1 आएगा, 1 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 और एंगस्ट्रॉम क्या है, एंगस्ट्रॉम, हाँ एंगस्ट्रॉम। तुम्हें पता है एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, किसके कितने मीटर के बराबर होता है, 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर दोगे मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, 1 का तो रोल ही खत्म, 1 का स्क्वायर करोगे फिर भाग करोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होती, 1 से तो कुछ भी करो आप। 3 दिए कितना हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा ना, और 9 की आप क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है, 9 पंजे कितना होता है, 45 होता है ना, 45। तो 9 पंजे 45। आपको पता है पॉइंट कितने के बाद लगाना है आपको, 1 के। तो कितनी आ गई, कितनी आ गई रेडियस, 4.5 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, मैंने बोला जो टैलेंटेड है डायरेक्ट यहां से ऐसे निकाल सकते हैं। आगे चलें, अब देखो यहाँ पे मूल की त्रिज्या इतनी है, इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या निकालनी है। मूल की मतलब मूल की इतनी तीसरी की निकालनी है, तो ये क्या है, सेम आप ऐसे ही निकाल दोगे, अरे जैसे ये है ना बिल्कुल सेम ऐसे ही निकाल सकते हो। मूल की इतनी है, तीसरी कक्षा की निकालनी है आपको, बिल्कुल सेम रूल लगेगा, सेम ही वो लगेगा और आप लगा देंगे। आगे चले, बिल्कुल सेम है, उसने 0.5 दे रखा, यहाँ पे ए दे रखा है बस। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वामन श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य तो निर्भर नेटांक के पदों में ज्ञात कीजिए।
इसका क्वेश्चन कहाँ पे गया? अच्छा, द्वितीय तरंग दैर्घ्य के लिए तरंग दैर्घ्य, अच्छा रेट बन लेता हूँ, कोई नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे, समझ लो एक चीज ध्यान से, बस ये समझ लिया तो हो गया। ऐसे करके लाइनें देखी थी आपने, याद है? लाइमर बामर ऐसे देखी थी ना, लाइमर पहली वाली को क्या बोले थे? लाइमर, दूसरी वाली को बॉमर है, फिर पाशन, फिर ब्रिकेट, फिर फुंड, ऐसे बोल लेते ना। तो देखो क्वेश्चन मोस्टली लाइमन और बॉमर से आता है, मतलब पैसी वो पहली और दूसरी से आता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि पहली जो किरण आएगी, तरंग आएगी, वो इसके बराबर वाले से, जैसे मान लो किसी चीज की आपको जरूरत है तो आप पहले क्या होगा, बिल्कुल बराबर वाले घर जाओगे, उसके उस पे नहीं मिलेगी तो और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे, वो वाला बात याद रखना यहाँ पे भी। तो पहले इसमें क्या आएगी, बिल्कुल बराबर वाले से आएगी ना, तो पहले आएगी इसमें दूसरे से, फिर आएगी इधर, इधर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कभी सोचो कि इधर बना दिया, इधर बना दिया, और फिर यही बात सिखानी थी, समझ गए? फिर आती चली जाएगी। अब मैं पूछूं कि लाइमन की दूसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य बताओ, तो तुम्हें पता लाइमन के लिए, देखो लाइमन के लिए n1 तो 1 रहेगा, और वामर के लिए सिखाया था आपको n1 कितना रहेगा, 2 रहेगा, इसके लिए n1 कितना रहेगा, 3 रहेगा, ये आपको मैंने पढ़ाया था तो सिखाया था। अब इसकी मैंने पूछू दूसरी तरंग दैर्घ्य के लिए, दूसरी तरंग दैर्घ्य तो पता है दूसरी किरण कहाँ से आ रही है, दूसरी तो पहली तो 2 से आ रही है, दूसरी मेरे भैया तीसरी से आ रही है, तो n2 3 होगा, बस ये समझना है आपको, ये वाली। आप देखो यहाँ पे उसने बोला दूसरी रेखा कौन सी, उसने बोला बॉमर श्रेणी की दूसरी रेखा, तो देखो दूसरी रेखा कौन सी है, पहली रेखा किससे आ रही है, दूसरी से। अब ये पहले आप ये समझ लो बॉमर श्रेणी है, तो ये तो क्लियर हो गया कि n1 का मान 2 होगा, क्लियर, पहले ये क्लियर कर लो, बॉमर के लिए n1 का मान 2 होगा। अब हिसाब लगाओ n2, क्योंकि आपको पता है n1 और n2 दो की जरूरत होती है, तो n1 तो वही होता है जिसकी श्रेणी की बात चल रही होती है, n2 जिसमें से वो आती है। तो दूसरी रेखा की बात चल रही है, दूसरी लाइन की, तो दूसरी लाइन देखो, पहली लाइन तो इसकी, देखो पहली लाइन इस अगर बॉमर में आएगी तो पहली लाइन कहां से आएगी, तीसरी से, और दूसरी लाइन कहां से आएगी, चौथी से, और अब तो तुम निकाल सकते हो, तो दूसरी लाइन कहां से आ रही है, चौथी से, तो पहली लाइन तीसरी से, अरे यहाँ पे देख सकते हो यार, रटने की जरूरत क्या पड़ रही है, देखो दूसरी लाइन कहां से आ रही है और तीसरी लाइन कहां से आ रही है, चौथी से, तो किससे निकालना है अपने को, दूसरी लाइन, क्या, हाँ दूसरी किससे आ रही है, क्या है, पहली आ रही है तीसरी से, पहली आ रही है, देखो अरे यहाँ पे देख लो, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, तो सही है। तो देखो ये पहली लाइन कहां से आ रही है, तीसरी से, और दूसरी लाइन कहां से आ रही है, चौथी से, तो इसका मीन्स n2 कितना होगा, n2 कितना होगा, 4। अब आपको पता है डायरेक्टली आप फॉर्मूला है, तरंग दैर्घ्य निकाल लिए ना, तो आपको पता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/λ = RZ² होता है, क्या होता है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। आप बहुत अच्छे से जानते हो हाइड्रोजन के लिए Z बराबर कितना हो जाता है, 1, तो हम इसको लगाते ही नहीं है, मैंने लगा के इसलिए मिटाया ताकि आपको पता चले, मैं डायरेक्ट लिखता तो हो सकता कंफ्यूज रहते। पता है क्यों हट जाता है, क्योंकि यार Z का मान 1 और 1 का स्क्वायर कुछ नहीं, मतलब 1 ही होता है, मल्टीप्लाई करते कुछ नहीं आता। यहाँ पे कोई दिक्कत, n1 कितना भाई अपना 2, और n2 कितना है अपना 4। इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते, 2 दूनी और 4 चौक, एलसीएम लेना तो आता है सबसे, इसका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा ना। अब आपको पता है कितनी बार डिवाइड होगा, 4 बार, 4 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 ही आएगा, कोई दिक्कत, बीच में माइनस, कितनी बार डिवाइड होगा, 1 बार, 1 की 1 से 1, तो कितना हो गया भाई अपना, कितना हो गया ऊपर अपना 1/λ की वैल्यू निकालना है, ऊपर अपना r तो चली रहा है, 3 यहाँ पे तो क्या होगा 3r, कितना हो गया, अरे बात समझ आ रही है ना, 3a आ रही है, 3r, नीचे कितना अपना
हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, अरे हमें चाहिए लैम्डा, हमें क्या चाहिए, और वैल्यू किसकी आई है अभी, 1/लैम्डा की। हमें 1/लैम्डा की थोड़ी चाहिए, हमें तो लैम्डा की चाहिए। तो क्या करते हैं, पलट दो दोनों साइड को। जब पलटोगे तो लैम्डा ऊपर 1 नीचे, पलटोगे तो 16/3r। इसे 1 से डिवाइड भी करोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, सेम ही रहेगा, 16/3r। क्लियर, क्लियर। इस चैप्टर से 3-4 टाइप के सवाल है, वही पूछता है वो बार बार। आगे चले, चलिए यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे वामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य दे रखी है। यहाँ पे क्या दे रखी है उसने, सेकंड लाइन की तरंग दैर्घ्य दे रखी है। उसने पूछा है ऋणवाद नियतांक बताना है। क्या निकालना है आपको, आर निकालना है, और क्या निकालना है, वामर श्रेणी की प्रथम तरंग दैर्घ्य निकालनी है। क्या निकाल सकते हो, बता, मैं देता हूँ, निकालना तुम्हें क्योंकि सेम ही है। आप देखो, पहले तो आप क्लियर हो जाओ बिल्कुल कि पहले यहाँ पे दो बातें चल रही है। उसने द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य दे रखी है। क्या दे रखी है, द्वितीय। द्वितीय का मीन्स क्या, मैं लैम्डा 2 लिख सकता हूँ उसको, द्वितीय के लिए पहचान के लिए 2 3 कुछ तो लिखोगे ना। तो दूसरी लाइन है तो लैम्डा 2 लिख लो, पहचान रहेगी। कितना, 48-60 एंगस्ट्रॉम, यही है ना। आपको आर निकालना है। क्या निकालना है आपको, आर निकालना है, और क्या निकालना है, प्रथम लाइन के लिए निकालना है लैम्डा 1 निकालना है। यही तो बोला उसने, ये बोला है ना। अब यहाँ पे बात आती है, पहले हम फॉर्मूला लगा लें, खुद क्लियर हो जाएगा। आप देखो, वामर श्रेणी है, दूसरी रेखा है, अभी पढ़ा था आपने, वामर श्रेणी है, दूसरी रेखा है। तो इसके लिए n1 कितना आएगा बताना मुझे, वामर के लिए n1 2, दूसरी लाइन के लिए क्या आता है, n2 3 4 आता है, आता है ना, 4 आता है 4। क्या आप इसकी हेल्प से आप आर निकाल सकते हो, अरे निकाल सकते हो, कैसे, देखो 1/λ2 लगा दो, क्योंकि दूसरे लाइन की बात चल रही है ना। 1/λ2 में क्या आएगा, आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n1 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, n2 का स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, लगा दो। देखो ये दे रखा है उसने कितना, 48-60 एंगस्ट्रॉम। अगर एंगस्ट्रॉम में हम कन्वर्ट तो इसको कर सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें पता है, लेकिन अभी नहीं करेंगे, हम तो फाइनल कर देंगे। ये हो गया। यहाँ पे देखो आर हमें चाहिए, यहाँ पे n1 कितना होगा, 2 होगा, 2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे n2 कितना होगा, 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, सेम नहीं किया था अभी आपने, अरे अभी आपने लैम्डा निकाला था, अब आप आर निकालो। मैंने कितनी बार बोला है कि फॉर्मूले में जो भी है कोई भी निकलवा सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, हम करेंगे क्या, 48-60, यहाँ पे आर, यहाँ पे अभी आपने बिल्कुल सेम सॉल्व किया था, सेम सॉल्व किया था। यहाँ पे 4 स्क्वायर करोगे ये, और अभी आपने सॉल्व किया था तो कितना आया था ऊपर, 3। आप तो डायरेक्ट लिख दो ना, और 16 क्योंकि अभी किया था बिल्कुल आपने सॉल्व। और ये कितना है भाई अपना, 48-60, यही है ना, किसी को कोई टेंशन। ये एंगस्ट्रॉम में, किसमें, ये क्या इसे मीटर में चेंज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, क्योंकि आप मीटर में चेंज कर दोगे आज की वैल्यू मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। एंगस्ट्रॉम में रहना दोगे, इसकी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में रहेगी, आपकी मर्जी है। एंगस्ट्रॉम में तो एंगस्ट्रॉम में जाएगी, मीटर में तो मीटर में। तो क्या है, कर दे मीटर में। तो यहाँ पे देखो 16 कहाँ पहुंचेगा अपना, आपको पता है आर निकालना है ना आपको, तो आपको पता है जिसकी वैल्यू डिफाइन करनी होती है उससे रहने देते, बाकी सबको दूसरी साइड। तो यहाँ पे 16 ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे को ऊपर, ये ऊपर है, ये नीचे जाएगा, तो ये किसके मल्टीप्लाई में जाएगा, 48-60 के मल्टीप्लाई में जाएगा, जाएगा ना। तो क्या मैं इसे मीटर में कन्वर्ट कर दूं, अब ये काय में कन्वर्ट हो गया अपना, मीटर में, और अपना 3 यहाँ पे पहुंच गया। आर निकाल दोगे आप, बस डिवाइड ही करना है। क्या करना है, ओनली डिवाइड करना है। अब आप पूछोगे कि भाई द्वितीय तरंग दैर्घ्य निकालनी है, द्वितीय तरंग दैर्घ्य निकालनी है ना, तो द्वितीय तरंग दैर्घ्य निकालने में बचा ही क्या है, सोचो, बचा है वैसे कुछ नहीं बचा, अगर दिमाग से सोचो तो। क्यों, क्योंकि द्वितीय तरंग दैर्घ्य निकाल लोगे, मैं बता देता हूँ, 1/λ2 निकालना है ना, 1/λ2 निकालना है। क्या निकालना है, हाँ प्रथम निकालना है, तुम्हारा ध्यान नहीं है बिल्कुल पढ़ाई पे। द्वितीय तो निकालनी है, प्रथम निकालना है।
यहाँ पे क्या है, दुत्ते निकालनी है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे पहले प्रथम निकालना था, ठीक ठीक ठीक, यू आर राइट। ये है ना, तो हमने क्या आर निकाल दिया। अब हमें निकालना है प्रथम। क्या निकालना है, प्रथम। तो लैम्डा क्या लगाओगे आप, 1 लगाओगे। क्या क्लियर होता है प्रथम से, प्रथम से क्या क्लियर होता है, प्रथम से क्या क्लियर होता है, आपको पता है प्रथम से क्लियर होता है कि n2 तो n1 तो आपको पता है 2 ही रहेगा। प्रथम लाइन कौन सी से आती है, तीसरी से आती है, तो हमारी n2 कितना रहेगा, 3 रहेगा। सिंपल सी बात है। अब आप निकाल नहीं सकते, बताओ मुझे इसमें क्या दिक्कत आ रही है। लैम्डा 1 निकालना है, n1 का स्क्वायर करना है, माइनस के n2 का स्क्वायर करना है। सब तो है आपके पास, r आपके पास ये है, n1 आपके पास ये, n2 आपके पास ये। अब करना क्या है, मल्टीप्लाई करनी है। मेरी राह से एक काम करना आप, जब आप इसे लैम्डा को निकालो तो r की वैल्यू कितनी लगानी है, ये उठा के लगा देना डायरेक्ट। क्या करोगे, ये उठा के लगा देना। किसमें, विथआउट मीटर, मीटर में मत लगाना, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में लगा दोगे तुम्हें टेंशन भी नहीं होगी मल्टीप्लाई करने में, और एंगस्ट्रॉम में ही निकल आएगा। नहीं समझे, तुम बहुत ही कम समझदार हो। लैम्डा 1 बराबर बिल्कुल सीधे हो तुम। यहाँ पे देखो कितना, आर की वैल्यू क्या आ रही है, 16 48 60 इंटू 3, ये आ रही है ना। तो हम आर की जगह लिख देंगे 16 48 60 इंटू 3, और यहाँ पे आप लगा दोगे n1 की वैल्यू, n इसका स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब तो कर लोगे ना सॉल्व। अब क्या करके एलसीएम लेके सॉल्व किया था हमने, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे आप, और फिर जैसे अभी उल्टा किया था उल्टा कर दो। चलें आगे, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से करना, मोस्टली है। एक हाइड्रोजन परमाणु के इतने परावैंगनी विकिरण उत्सर्जित करता है संक्रमण में संलग्न ऊर्जा स्तरों की क्वांटम संख्या निकालनी। क्या निकालनी है आपको, क्वांटम संख्या निकालनी है, n। क्या निकालनी है, n निकालनी है। इसका मीन्स ये है कि उसने बोला है कि परावैंगनी विकिरण उत्सर्जित करता है। कहने का मीन्स ये है, जब कोई इलेक्ट्रॉन आया, अब उसने ये नहीं बताया कौन सी कक्षा से आया, उसने ये नहीं बताया। आपको पता है इस तरह से आते हैं भाई, पहली में भी आ सकता है, दूसरी में भी आ सकता है, तीसरी में भी आ सकता है, चौथी में भी आ सकता है, पांचवी में, क्योंकि ऐसे आते रहते हैं ना, किसी में भी आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो उसने ये तो नहीं बताया कि कौन सी कक्षा में आया है, लेकिन उसने बोला है जब वो आया है तो उसने जो प्रकाश दिया है वो परावैंगनी दिया है। और ध्यान रखना, परावैंगनी तभी देता है, आपने पढ़ा नहीं था, पहली में आता है तो परावैंगनी, दूसरी में आता है तो दृश्य। वो वाली क्लास अच्छे से देखना, इसकी जो हमने की है परमाणु की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो किया है, वहां पे साफ साफ लिखा है लाइमन में जो होता है वो परावैंगनी किरणें होती हैं। लाइमन में क्या होती है, परावैंगनी। बॉमर में दृश्य होती है। मैंने ऐसे याद, मुझे तो ऐसे याद है, ये पहली में परावैंगनी, दूसरी में दृश्य, मैच भी करेगा ना। देखो पहली में पास है पहली और पास है परावैंगनी, दा से दूसरी और दा से दृश्य, तो ये होता है। तो परावैंगनी कौन से में आएगा, पहली में आएगा। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया वो फर्स्ट में आएगा, ये तो कंफर्म हो गया वो फर्स्ट में आएगा। तो सीधी सी बात है, n1 तो क्लियर हो गया हमारा, 1 होगा क्योंकि लाइमन है। n2 उसने पूछा है, क्या है n2 उसने, अरे ये तो पूछा उत्सर्जित करता है संक्रमण ऊर्जा स्तरों की क्वांटम संख्या निकालिए। n तो पूछा है उसने, n2 उसने पूछा है परावैंगनी, और लैम्डा उसने दिया है। देखो ये तुम्हें करना पड़ेगा, ये आपको करना ही करना है। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला आपको मैं बताऊँ क्योंकि सेम है ना। देखो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r, और 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। बताओ मुझे कोई दिक्कत, इसे और इजी करके दे दूं तुम्हें। अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आप क्या कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो कैसा बनेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, r अपॉन n1 का स्क्वायर दिखेगा ना। करूं ऐसा या नहीं करूं, देखो तुम्हारा माइंड देखता हूं मैं, करूं ऐसा या नहीं करूं। पागल हो आप, ऐसा करके जबरदस्ती सवाल को बढ़ाना चाह रहे हो तुम, जबरदस्ती बढ़ाना चाह रहे हो ना। आप खुद सोचो, इसका मतलब अभी तुम सीखे नहीं हो। क्या मैं आर को डायरेक्ट इधर ना भेज दूं, पागल तो नहीं है तुम, डायरेक्ट इधर ना भेज दूं तो खत्म ही नहीं हो जाएगा आर। यहाँ से आर को यहाँ पे भेज दिया तो लैम्डा आर हो गया ना, हमारे पास क्या बचा
1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही है ना। आपको क्या निकालना है भाई, n2। तो आपको पता है n2 एक साइड कर लो, बाकी एक साइड। अब आप सोचो कि अगर मैं इधर साइड ले जाऊं तो n किस में आ रही है इसकी वैल्यू, माइनस में, और हमें तो प्लस में चाहिए। तो मतलब फालतू में क्या होगा कि ये माइनस माइनस करते फिरोगे, तो इससे अच्छा है कि इसे इधर ले आओ, तो ये प्लस में आ जाएगा इधर, और इसे इधर ले जाओ, तो क्या होगा 1/, क्या होगा 1/, कितना 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। n1 तो अपना चल ही रहा है, और इसको इधर ले जाओ आप, तो क्या होगा माइनस में 1/λ। अब अगर नहीं करोगे तो समझ लो पिटोगे। अब फॉर्मूला तुम्हारे पास है, देखो अब तो हो जाना चाहिए, बस वैल्यू तो रखनी है। अब ये क्लियर नहीं है तो क्लियर और कर सकता हूँ मैं, बस इतना कर सकता हूँ। कितना है हमारा n1 का स्क्वायर, ठीक है। आगे चलें, इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। ये वाला आपको खुद करना है, ये आपको खुद करना, मालूम है क्यों, क्योंकि ये इसी टाइप का, इन्हीं से कोरिलेट है, आप करने की से ट्राई करना। और यहाँ पे परमाणु कितना है, ये कितनी फोटोन लाइनें श्रेणी बॉम्ब श्रेणी की दूसरी रेखा की तरह है, ये भी इसी टाइप का है, ये भी क्या है इसी टाइप का है। इलेक्ट्रॉन क्या, देखो उसने बोला है हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है। आपको पता है निम्नतम अवस्था में फर्स्ट जो ऑर्बिट्स होता है उसका प्रथम जो कोष होता है उसमें आपको पता है ऊर्जा उसकी इतनी होती है, याद नहीं है आपको, आपको पता है कि ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। आप n का पहली कक्षा के लिए n कितना आ जाएगा 1, जब 1 करोगे तो आपको पता है 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, अरे 1 ही आएगा ना, और 1 से डिवाइड करोगे तो यही तो रहेगा। और दूसरी कक्षा के लिए 2 आ जाएगा, 2 से भाग हो जाएगी, तीसरी कक्षा के लिए 3। तो उसने बोल दिया, ये हमें पता भी है, उसने बोला है वैसे ही हमें पता भी है कि फर्स्ट ऑर्बिट्स का प्रथम कक्षा की जो एनर्जी होती है वो इतनी होती है, और एक इतनी ऊर्जा का फोटोन हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर से अवशोषित किया गया। नहीं समझे, नहीं समझोगे, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ही होता है वो हमारा। देखो ये आपको पता है, ये प्रथम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी बताना मुझे। अरे फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो E1, यही तो होगी इसकी एनर्जी। फर्स्ट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी इतनी है इतनी है, क्लियर है। अब इसने इतनी, उसने बोला है कि एक फोटोन आया इस पे, क्या आया, एक फोटोन आया, फोटोन ने कितनी एनर्जी दी इसे, इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी। जब इसे एनर्जी मिलती है, आपको पता नहीं, जब इसे बाहर से एनर्जी मिलती है तो ऊपर वाली कक्षा में ये चला जाता है, तो ये ऊपर वाली कक्षा में पहुंचेगा। अब आपको पता है कि इस पे इतनी एनर्जी थी, यहाँ पे दिमाग से समझो, यहाँ पे दिमाग से समझो कि कौन सी कक्षा में पहुंचेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान लगा के मुझे बताना जरा कौन सी में पहुंचेगा। कि इतनी थी इस पे माइनस की, इतनी से प्लस की मिल गई, तो इसके पास कितनी बची भाई, नहीं पता। कितने पागल इंसान हो तुम। बच्चों वाली भाग कर लो, बच्चों वाली कराऊं, 13.6, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लगा लो, और यहाँ पे देखो बच्चे बन जाओ एलकेजी के 1 मिनट के लिए, यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे बहुत ही तेज हो तुम, 5 नहीं आएगा, अरे 5 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 5, एक यहाँ से लोगे कितना हो गया, 7 गए कितना हो गया
कितना, पक्का पक्का, और यहाँ पे 12 में से 12, तो इतनी बची, इतनी एंगस्ट्रॉम बची, और किसकी बची, माइनस की। तो अब एक बात बताओ कि भाई इसकी एनर्जी इतनी थी तो पहली कक्षा में रहेगा, अब इसकी एनर्जी इतनी है तो जिस कक्षा की एनर्जी, ऑर्बिट्स की एनर्जी इतनी होगी उसी में तो ये पहुंचा होगा, सीधी सी बात है। तो E1 का मान क्या हो गया, E1 का मान, E1 का मान, और E2 का मान, E2 का मान ये नहीं होगा, E2, तो E2 बराबर कितना है, E2 कितना, माइनस के 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों की एनर्जी दे रखी है, अब आप जो चाहो निकाल सकते हो, बस ये था, आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। तो E1 E2 हमने डिसाइड कर लिया, आप बता सकते हो ना। देखो यहाँ पे n की वैल्यू रख के आप बता सकते हो, n की वैल्यू रख के क्या बता सकते हो कि ये कौन सी कक्षा में। आप क्या करोगे, n की वैल्यू रखोगे, डिवाइड करोगे, ये मिल जाएगा, पता चल जाएगा कौन सी कक्षा की बात चल रही है। सिंपल, माइंड भी लगा लिया करो थोड़ा। चलें आगे, चलें, सुना मैंने भी, सुना मैंने भी। अब यहाँ पे देखो, तो नाभिक यहाँ पे त्रिज्याएं। अब आते हैं अपने नाभिक वाले पे, किस पे, नाभिक वाले, न्यूक्लियस वाले चैप्टर पे आ गए। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे भाई उसने दिया है, एक तो है हमारे पास कितना, कहीं उल्टा सीधा तो नहीं लिख दिया इसने, ठीक है, 13Al27, एक ये आपके पास, और एक है आपके पास 52, और यहाँ पे 125, ये है आपके पास। ये आप लिखना नहीं जानते किसी एलिमेंट को, तुम्हें कितनी बार बताया है, ये क्या है, जेड, और ऊपर वाला क्या है, कल ही पढ़ाया है, ये जेड वो ये। अब आपको पता है इसकी त्रिज्या उसने दे रखी है, इसकी रेडियस उसने दे रखी है, तो आर पे क्या लिख दूं मैं, पहचान के लिए, तुम्हें पता है 1 कक्षा के लिए 1 लिख देते, 2 कक्षा के लिए 2 लिख देते। अब यहाँ पे क्या लिखूं रेडियस को, अरे भाई यहाँ पहचान के लिए एल ना लिख दो, आप कितने बेवकूफ हो, पहचान रहेगी, रेडियस किसकी है, एल की, तो एल की रेडियस कितनी है, 3.6 फार्मी, कितनी है, फार्मी है, फार्मी है। अब यहाँ पे आपको इसकी रेडियस चाहिए, किसकी रेडियस चाहिए, टीई की रेडियस चाहिए, टी की रेडियस चाहिए। जैसे हमने एटम्स वाले में सॉल्व किया था कि एक की रेडियस दी थी और दूसरे की निकाली थी, तो क्या की थी हमने, दोनों की रेडियस का फॉर्मूला लगाया था, फिर डिवाइड कर दिया था, बिल्कुल सेम मेथड है, सेम है ना। यहाँ पे देखो क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा था आपने, क्या होता है, r इज इक्वल टू r नॉट और a की पावर 1/3, क्या याद नहीं है तुम्हें, ये कल पढ़ा था ना आपने, यही फॉर्मूला होता है ना रेडियस निकालने का, होता है ना। आप कैपिटल से दिखा दो, स्मॉल से दिखा दो, कभी सोचो कि मैंने जब इसे कराया था तो मैं कैपिटल आर से दिखा रहा, यहाँ पे स्मॉल से दिखा रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है। अब मैं एल के लिए लगाऊं तो यहाँ पे क्या लिख लूंगा, ए एल, यहाँ पे ये भी किसके लेने पड़ेंगे आपको, ए एल के। इसी तरह से इसके लिए लगाऊंगा तो क्या, आर टी ई, और यहाँ पे क्या होगा, आर नॉट तो आपको पता कांस्टेंट है, ये तो दोनों के लिए सेम ही आएगा, और एक इसके लिए टी ई की पावर 1/3, किसी को कोई डाउट नहीं। आपको पता है दो इक्वेशन फिर से बन गई, दो इक्वेशन फिर से बन गई, जिसे आपको निकालना है ऊपर रखो इक्वेशन को, जिसे दिया है वो नीचे रखो, दिया क्या है ये, निकालना क्या है ये, तो सेकंड क्या करो, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, डिवाइड कर दो फर्स्ट को, तो क्या करोगे आप, आर टी ऊपर जाएगा आपका, ये तो पता है ना, इस साइड वाले को इस साइड से डिवाइड, उस साइड वाले को उस साइड से, और क्या होगा टी ऊपर और आर ए एल नीचे, कोई दिक्कत। इसी तरह से यहाँ पे आर नॉट A1/3 अपॉन आर नॉट, यहाँ पे वो तो लिख लो टी, बना दोनों देखो मिक्स हो जाएंगे, पता नहीं चले किसका है, ए एल की पावर 1/3, ए नॉट से ए नॉट गया गया। आप क्या करें, आप क्या करें, आपको ये चाहिए तो आप इसे उधर ले जाओ, तो भाई
ये तो आपको पता है कि जो चाहिए होता है उसे रहने देते हो ना आप, बाकी सबको दूसरी साइड। तो यहाँ पे क्या है अपना पहले से ऑलरेडी ए टी ई की पावर 1/3 और क्या है आपके पास ए एल की पावर 1/, आप ए एल आर को उधर ले जाओगे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आर ए एल। कोई दिक्कत? अब तो वैल्यू रख के और क्वेश्चन सॉल्व रखें। आप देखो इसके लिए ये क्या है आपको पता है, ये क्या होता है नीचे क्या होता है आपको पता है, जेड होता है परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, आपको पता है ये ए होता है क्या मास नंबर मीन द्रव्यमान संख्या, ऐसे इसका ए ये और इसका जेड ये, और जेड की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये किसका ए है ए एल का, और ये किसका ए है टी का। तो टी के ए की जगह इसका वैल्यू रख दो, टी का ए कितना है 125, तो इसकी जगह 125 आ गया, और इसका ए कितना है भाई 27, तो इसकी जगह का 1/3। इसकी रेडियस कितनी है इसकी कितनी 3.6। बताओ मुझे किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? बिल्कुल सेम एटम वाले में भी नहीं किया था आपने, दो इक्वेशन बनाई थी और किया था। आप चले आगे अब तो वैल्यू रखनी है ना। अरे 1/3 निकालना आता है, रूट का मतलब क्या होता है, रूट निकालना आता है। रूट का मतलब होता है मेरे भाई उसे क्या है ऐसे लिख दो रूट लगा के, चाहे ये लिख दो कि जैसे यहाँ पे 4 है तो अभी लिखा था ना, तो ऐसे लिख दो √4। इसका रियल जो मतलब होता है वो होता है √4 ये होता है। रूट को रियल में लिखोगे तो ऐसा है रूट, इसका मीन्स 2 के पेयर में से एक बाहर निकालो। 1/3 को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये है ना कितना अपना 125, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, जितना बटे में इतना लिखता है यहाँ पे। रूट में क्या होता है 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे क्या 1/3, तो यहाँ पे 3 आ गया। दोनों का मीन्स ये अगर यहाँ पे 2 है तो 2 के पेयर में से एक बाहर लाओगे रूट से, और यहाँ पे 3 है तो 3 के पेयर में से एक बाहर लाओगे। बस सिंपल सी बात याद रखनी, ये बच्चों वाली बात है। तो आपको पता है इसे कैसे लिख सकता हूँ भाई मैं, क्या मैं इसे 5 × 5 × 5 लिख सकता हूँ? अरे बताओ मुझे, 125 ही होता है, देखो 125 ही होता है ना, और यहाँ पे आपको पता है 3 के पेयर में से एक बाहर ला सकते हो, तो इसका बाहर कितना निकल आएगा 5। ऐसे निकालोगे ना दूसरे को भी। 27 का कैसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, 3 3 9 9 27, तो 3 बाहर आ जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखो मैं इतनी छोटी छोटी बातें भी बता देता हूँ, तुम कंफ्यूज ना हो। ऊपर वाले का क्या निकला अपना 5, नीचे वाले का कितना निकला अपना 3, और ये 3.6। देखो अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मेरा टाइम ही लगेगा, और आंसर किस में आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। चले आगे, ये यहाँ से चैप्टर में से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एक द्रव्यमान क्षति वाला पूछा जाता है, वो करना है। यहाँ पे क्या होता है, जब एक ही सिस्टम दिया है और उसी को पूछा है, सिंपल में समझ लो, वो ही दिया है वो ही पूछा है, तो 2 इक्वेशन बना लो। देखो रेडियस थी तो उसने दी है, और रेडियस ही पूछी है, तो जो दिया है वही पूछा है उसने, तो यहाँ पे सीधी सी बात है। और 2 अलग अलग की, इसकी अलग और इसकी अलग, तो आप इसकी पहले रेडियस के लिए अलग फॉर्मूला बना लो और इसकी रेडियस के लिए अलग फॉर्मूला बना लो। बना लिया फॉर्मूला, फिर इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप निकाल सकते हो। क्लियर? पहले इसके लिए अलग फॉर्मूला तैयार करके बन गया हमारा, देखो ये बन गया ना, इसके लिए रेडियस का फॉर्मूला ये हो गया। अब इन दोनों की हेल्प लेके हम, जब एक की दी होती है दूसरे की निकलवाती है, तो पहले तो दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन बना लो। बना ली इक्वेशन, फिर दोनों इक्वेशन की हेल्प लेके आप डिवाइड करके आप एक की दी है तो दूसरे की निकाल सकते हो। देखो इसकी अलग बनाई हमने, इसकी अलग बनाई, फिर हमने क्या किया, दोनों की हेल्प ली, दोनों को डिवाइड किया, और देखो इन दोनों की हेल्प लेके हमने इसकी निकाल दी रेडियस। क्लियर? बस ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दोनों का अलग अलग इक्वेशन पहले बनानी पड़ेगी, फिर अगर डिवाइड की जरूरत होगी तो डिवाइड कर देंगे, और क्या होगा मल्टीप्लाई की जरूरत होगी तो मल्टीप्लाई, कहीं कहीं पे मल्टीप्लाई भी लग जाती है। क्लियर? और ज्यादा इससे नहीं आते, 1-2 टाइप का क्वेश्चन और आता है। देखो ये भी सेम है, दोनों की क्या निकालना, रेडियस का अनुपात निकालना है, रेडियस का अनुपात निकालना है। अनुपात में क्या डिफरेंट है, रेशियो निकालना है, मीन्स रेशियो में इसमें क्या अंतर है, देखो
जब आप रेशियो निकालोगे, रेशियो का मतलब क्या है, ये दो इक्वेशन बनाई आपने, दो इक्वेशन बनाई और ये निकालना है, क्या निकालना है, ओनली ये निकालना है। आपने यहाँ पे सॉल्व करके ये निकाला था ना, यहाँ पे ये नहीं निकालना आपको, यहाँ पे रेशियो निकाल के छोड़ देना। देखो ये मुझे 1 मिनट लगेगा, बता देता हूँ। ऐसे देखो यहाँ पे ये है ना, तो आपको पहले रेडियस का फॉर्मूला तो आप पता है, डिवाइड भी कर सकते हो ना आप। देखो आर किसकी, जो पहले दिया उसकी त्रिज्या ऊपर लेनी है आपको, ये भी ध्यान रखना। मोस्टली जैसे रेशियो निकलवाया उसने, अनुपात निकलवाया है, तो जो पहले बोलेगा उसे ऊपर लोगे, जो बाद में बोलेगा उसे नीचे। उसने पहले क्या बोला है, AL, क्या बोला है, ये बोला है, क्या बोला है, चलो कुछ भी बोला हमने, तो इसे A मान लिया और इसे हमने रुको मैं बताता हूँ, हमने तो इसे A मान लिया, इसे B मान लिया, बात खत्म। इसे A मान लिया हमने और इसे B मान लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, A B मान लो। तो A वाले की रेडियस ऊपर लोगे आप, A वाले की रेडियस, अरे डिवाइड करना तो आता है ना, A वाले की रेडियस ऊपर लोगे और क्या आएगा यहाँ पे, A का क्या 1/3, और B वाले की नीचे लोगे और B का क्या 1/3 बस, यहाँ पे निकालना है। मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे दे रखा है A और कितना 13 और 127 नहीं निकल पाएगा, 25 कर लो आप, कितना कर लो, कितना 125, आपको आसान रहेगा। 125 हो गया, ये A है, और B क्या है अपना ये, तो यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे 12 हो गया, और यहाँ पे नहीं 12 नहीं, यहाँ पे ये कर लो। कभी कभी देखो टाइपिंग में गलती हो जाती है, बाई चांस गलती हो जाती है। यहाँ पे और यहाँ पे कितना कर लो 1, आपको दिक्कत, अब आपको पता है इसका A कितना हो गया, A का कितना हो गया, अरे A का आपको पता है कितना हो गया, और B का कितना हो गया ये, बस ये हो गया। आप यहाँ पे रख दोगे जैसे अभी रखा था, उसमें इसे इधर नहीं ले जाना, बस आपको वैल्यू रख के ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे रख दो कितना 125 कर दिया मैंने, इसलिए कर दिया तुम्हें आसानी हो, करने का तरीका पता होना चाहिए। 125 उसका, तो इसका भी कितना 1/3 कर दोगे, 125 उसका, इसका भी 1/3 कर दोगे, और इसका भी तुम्हें पता है कितना निकल आएगा 5, और इसका भी कितना आएगा 5, तो भाग कर दोगे तो ऊपर भी कितना 1 और नीचे भी 1। बस रेडियस का मीन्स ये होता है, आपको यहीं पे छोड़ना है ऐसे क्वेश्चन को, इनका अनुपात हो गया ये। देखो मैंने कहते कहते करा भी दिया, मैं सुधरा था, मैं तुम्हें दूँ इस क्वेश्चन, ठीक है आगे चलें। आप देखो दो एक टाइप के क्वेश्चन और पूछता है इससे, जो आपको करने हैं। ये कई क्वेश्चन ना गलत हो गए, कई क्वेश्चन गलत हुए। देखो यहाँ पे करना है, ये मैं तुम्हें दूंगा क्वेश्चन, देखता हूँ तुम कितने समझदार हो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अरे नहीं इतना हार्ड लग रहा है देखने में, बस देखने में हार्ड लग रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ देखने में हार्ड है, बाकी इजी है। देखो क्या आपको इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, आप एक बार में ही समझ जाओगे, एक बार में ही तुम कहोगे ऐसे ऐसे सवाल और दो हमें, रियल बात है, और मांगोगे ऐसे सवाल ON1, अरे ऐसे ऐसे मिनटों में करोगे तुम। 1 ये हो गया 36 KR 92 प्लस 3 ON1। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था जितना द्रव्यमान निकलेगा, जितना द्रव्यमान निकलेगा इतनी एनर्जी निकलेगी। देखो यहाँ पे करना क्या है, इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है, देखो इसका द्रव्यमान, अब ध्यान समझो, ये बहुत आता है क्वेश्चन इस टाइप का, और ये हल्का भी है। देखो इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है, सबके द्रव्यमान दे रखे हैं, देखो उसने दे रखा है ना, इसका द्रव्यमान कितना है ये है, और इसका द्रव्यमान कितना है ON1 का ये है, और इसका द्रव्यमान कितना है ये है।
क्रिप्टॉन का द्रव्यमान ये सबका द्रव्यमान दे रखा है ना। अब आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। क्या करना है, इन्हें ऐड करना। देखो क्या, इस साइड वाले द्रव्यमानों को इस साइड कर दो और इस साइड वाले द्रव्यमानों को इस साइड कर दो। इसका द्रव्यमान लो, इसका द्रव्यमान लो, ऐड कर दो। इसका द्रव्यमान लो, इसका द्रव्यमान लो, 3 ON1 का द्रव्यमान लो, इनका द्रव्यमान ऐड कर दो। फिर इस वाले इसका जो टोटल द्रव्यमान आया आपका और इसका जो टोटल द्रव्यमान आया, इसका मान लिया हमने X द्रव्यमान आया और इसका हमारा Y द्रव्यमान आया। तो आपको निकालना है कि कितना बच गया। तो कैसे निकालोगे डेल्टा एम, डेल्टा एम निकालोगे आप इस साइड के टोटल द्रव्यमान में से इस साइड के टोटल द्रव्यमान आप लेस कर दो। तो x में से y आप लेस कर दोगे तो क्या निकल आएगा, आपका डेल्टा एम निकल आएगा। तो डेल्टा एम निकालने के बाद क्या करोगे आप, आपको ओनली ऊर्जा निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा एम में ओनली 931 से गुणा करनी होती है, MeV में एनर्जी आ जाती है, बात खत्म। ठीक है, तो हमने जितने भी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए। ठीक है, कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन आप नहीं बचा, इंपोर्टेंट टोटल के टोटल हमने क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। तो क्या है, अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।